यहाँ खत्म नहीं हुआ कोई, अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ पे किया क्या जाएगा कि धीरे 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 किताब तुम्हारा और पन्ना हमारा। लीजिए आप संविधान लेके आप सीने में लगा के गीता बना के घूमते रहिए, अंदर के सारे पन्ने धीरे धीरे मैं फाड़ दूंगा। ये बेसिक बात है, इस खेल को समझने की जरूरत। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, जो बोलता हूं विभाग बोलता हूं। किसी नेता को अच्छा लगे न लगे, न उनसे कुछ मांगने जाते हैं न कुछ लेते हैं कि भाई कांग्रेस में और अंबेडकर में, डॉक्टर अंबेडकर में, गांधी में और अंबेडकर में चाहे जितने भी डिफरेंसेस रहे हों, अंतर विरोध रहे हों, एक बात समान थी। वो थी कि भारत को एक आधुनिक सशक्त राष्ट्र बनाना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अंबेडकर ने चला रहा हूं, जाकर उस पर देखिए, एक एक पन्ने के साथ मैं बात रख रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर क्या क्या कह रहे थे। 150 वीडियो डाल चुका हूं कोरोना काल में। ये उनमें सहमति थी कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है। तो उनका जो दर्शन है गवर्नेंस का, आपका जो डेमोक्रेसी है, भारत में डेमोक्रेसी कभी नहीं रही है। सब यूरोप और अमेरिका से, वहां से वो आइडियाज यहां पे आए। तो उनका जो दर्शन था डॉक्टर अंबेडकर का, वो बौद्ध धर्म से, बुद्धा से आ रहा था, फ्रांस की क्रांति से आ रहा था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आ रहा था। और गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का दर्शन इंग्लैंड के लिबरलिज्म से, उदारवाद से, लोकशाही से, वहां के ग्लोरियस रेवोल्यूशन से आ रहा था। यहां लोकशाही स्थापित हो और धीरे धीरे एक सशक्त राष्ट्र बने। तो हर पार्टी का एक फिलॉसफी होता है। आप कांग्रेस के एजेंडा में या कॉन्स्टिट्यूशन में उठाकर देखेंगे तो उसका कंटेंट जो है वो मॉडर्निज्म पे, आधुनिक भारत बनाने पर, जहां पे व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, कपड़ा पहनने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, शादी ब्याह करने की आजादी, सबको इंश्योर किया गया है। अब जरा पूछिए कि आरएसएस और बीजेपी का दर्शन कहां से आ रहा है? आप में से सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे पूछिए कि उनका दर्शन फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका के लिबरलिज्म से आ रहा है? तो नहीं, उनका दर्शन आ रहा है मनुस्मृति से। और मनुस्मृति के हिसाब से क्या है? तो जादव जी है तो दूध भैंस पालेंगे, दलित है तो जूता बनाएगा। उनका दर्शन यही है ना, वर्ण व्यवस्था लावा धीरे धीरे हो रहा है। आज पुलिस वाले भाई लोगों ने हम लोग को रोक लिया, चारों तरफ बैरिकेड किया हुआ है। तो भाई लोग सुन लेना, अगली बारी आपकी है, पुलिस भी प्राइवेटाइज हो रहा है, पुलिस भी हो रहा है प्राइवेटाइज। जब अंबानी जो है राफेल डील कर सकता है, जिसको सेना और इसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो इस देश में कुछ भी संभव है। अगली बारी आपकी ही है। इसलिए लोकशाही बचाइए, संविधान के जो कंटेंट्स है उसको बचाइए, नहीं तो यहाँ के तमाम किसान कल होकर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो खैर इसकी चिंता नहीं है बाबा साहब के और संविधान के सिपाही, इसकी चिंता हमें नहीं। अब सोचिए कैसे संविधान, देखिए जो निजीकरण है, निजीकरण संविधान के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। आज यहां सिक्योरिटी वाले भाई साहब होंगे, हमारे कॉलेज में, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं, जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड है उसको 50,000 तनख्वाह मिलता है, और जो प्राइवेट वाला है उसको 8,000 से 12,000 मिलता है, और 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ लड़ के 8 घंटा किया था वर्किंग आवर, काम की अवधि, और फिर यह सरकार यह 12 घंटे पर लेके जा रही। साथियों, निजीकरण कहते हैं, अभी सुधांशु कह रहे थे कि घाटे में चल रही है। तो भाई एक बात बताइए, जब कसाई बकरा खरीदने जाता है तो कमजोर
दुबला पतला बकरा खरीदता है कि चर्बी वाला मोटा बकरा खरीदता है? ताजा मोटा है उसको, उससे प्रॉफिट कमाना है। तो ये जो रेल और जहाज जो प्राइवेट कंपनी खरीद रही है, वो पतला बकरा खरीदेगी कि मोटा बकरा खरीदेगी? अगर घाटे में है तो ये प्राइवेट कंपनी क्यों खरीद रही है? तो ये सरकार असली में अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों की सरकार है। आवाज बुलंद कीजिए, जात जात मत के लिए जमात में जाइए। नहीं तो जब मुर्गा खरीदने जाते हैं तो एक मुर्गा कटता है, दूसरा दाना चुकता है कि मेरी बारी अभी नहीं आएगी, पता चलता अगले बार उसी को पकड़ लिया। तो हम लोग का क्या, मैं पढ़ाता हूं, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, बंगला में रहता हूं, क्या जरूरत है लगातार रोज सड़क पर जाकर आपके लिए लड़ने के? कि मुझे लगता है मैं पे बैक यही कर सकता हूं, आपसे न चंदा मांगा न कुछ मांगा। कोरोना पीरियड में लगा कि अब कुछ कहीं नहीं जा पाएंगे, तो मैं सोचा कि अपने लोगों को कैसे जगाऊं। तो YouTube चैनल खोला, अंबेडकर नामा लाल की क्लास। आप लोग देखते भी नहीं होंगे। हमारा इसलिए खोला कि अंबेडकर साहब को पढ़ पढ़ के पेज नंबर के हिसाब से आपको 10-10 मिनट का वीडियो दूं कि अगर पढ़ नहीं सकते हैं, काम में बिजी हैं, तो मोबाइल कान में ऐसे लगाइए, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोफोन लीड लगाइए, सुनिए कम से कम, भजिए नहीं। बाबा साहब बार बार मैं कोट करूंगा, कल के तारीख में 25 नवंबर को बाबा साहब ने संविधान पार्लियामेंट के अंदर संविधान सौंपने वक्त क्या कहा था, पहले जानिए। 3 बातें मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ 3 बातें वो कहूंगा, आपको समझना होगा। 25 नवंबर 1949 तारीख नोट कर लीजिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, संविधान लागू करने वाले लोगों के प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। अगर संविधान अच्छा हो और लागू करने वाले शासक खराब लोग हो तो संविधान खराब साबित होगा। अगर संविधान खराब हो और लागू करने वाले लोग अच्छे हो तो संविधान अच्छा होगा। ये आपको तय करना है कि आज देश का संविधान और देश जिनके हाथों में है वो लोग अच्छे हैं या खराब है, आपको तय करना। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि कितना से बड़ा नेता, बराबर वो व्यक्ति पूजा के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, जाके देखिए अंबेडकर नामा, कि कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उनको सदा सुमन जरूर अर्पित कीजिए, लेकिन उसको खुदा नहीं माने। उनको जो है भक्ति मत कीजिए, सवाल खड़े कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप भक्ति करेंगे और सवाल नहीं उठाएंगे, वो नेता जाकर आपको बेच देगा। बहुजन समाज के साथ लगातार यही बात हो रही। तीसरा सवाल जो उन्होंने उठाया था, कहा था कि आज हम द्वंद्व के युग में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक समानता तो है, एक वोट, वो भी अब खत्म हो गया, ईवीएम के माध्यम से लूट गया वो। ये बूथ का बिलिंग है, ईवीएम, ये साहब लोग का बूथ क्या चुरी कि राजनीतिक समानता के युग में जा रहे हैं, लेकिन ये घोर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। अगर जल्दी से जल्दी इस असमानता को, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर नहीं किया गया तो इससे पीड़ित जनता इस संसद में सुरंग लगा देगी। लगता है कि बाबा साहब दूरदर्शी थे, वो समय आ गया है, देशव्यापी आंदोलन आपको करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं। तो पीढ़ी आपको कौन सगी कि आपको आजादी मिली थी और आपने उनको गुलामी दी, कौन सगी वो पीढ़ी? मैं ये मानता हूं कि अब जो सरकार है वो सरकार ईमानदार सरकार है, उसको मनुस्मृति लागू करना है, देश के सारे संसाधन बेचना है। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ने संस्थान बनाए थे, IIT बनाया था, डैम बनाया था, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया था, रेल पोस्टल सब खोला, और ये बेच रही है, ईमानदार सरकार है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं आज संविधान दिवस के अवसर पर अपने नेताओं से, मैं सारे पार्टी से जो अपोजिशन में है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वामपंथ, सब पार्टी से, कि आपको निजीकरण पे आपकी क्या राय है, सांप्रदायिकता पे आपकी क्या राय, ऑल्टरनेटिव एजेंडा है कि नहीं है? अगर ऑल्टरनेटिव एजेंडा है तो मंच पे आइए और चलते हैं, पूरे भारत को फिर बंद किया जाएगा। आइए, ये सवाल है। अपने नेताओं को खुले दो, अरे हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, हमें वाइस चांसलर नहीं बनना है, हमें नहीं
पोस्ट हो, हमें यूजीसी का चेयरमैन नहीं बनना है। ये बात साथियों समझना पड़ेगा। होता ये है कि हम जो है 5 साल 7 साल हम लोग सड़क पे लड़ते हैं, हमारे जैसे हजारों एक्टिविस्ट, और नेता समझता है कि समाज को जगाने का ठेका तो हमारे जैसे लोगों का है, ये लोग जगाएगा और हम लोग चुपके से जाएंगे और सब वोट ले लेंगे, हम सीएम बन जाएंगे, हम पीएम बन जाएंगे। एक गलतफहमी मत पालो नेताओं। कबूतर अगर रेत में अपनी आंखें छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं है, कबूतर का है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी रिजीम कौन सा है। पुष्पमित्र सुंग के बाद पहली बार ये रिजीम आया है, समझिए आप खेल। सारे संस्थान नष्ट कर दिए जाएंगे। संविधान खतरे में होने का मतलब और लोकशाही खतरे में होने का मतलब क्या है, समझिए। जब संवैधानिक संस्थाएं पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के रूप में काम करने लगे, उनका एजेंडा जो है लागू करने लगे, तो समझिए कि लोकशाही और संविधान खतरे में। आज देख लीजिए इलेक्शन कमीशन, कोर्ट को देखिए, सारे जो सरकार काम नहीं कर सकती है, वोट लेती है सबका, और जो नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करवा ले, करवाती है कि नहीं। तो ये बात समझने की है साथियों। यहाँ पे देखिए, भाषण तो हम रोज यूट्यूब पे 4 सभा करते हैं महाबलंकर हॉल में, 2000 लोग रोज सुनता है। आज एक अवसर है, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अपने जमीर को झकझोलिए। आपसे कम तनख्वाह हमको नहीं मिलती, लेकिन जान और नौकरी दांव पे लगा के समाज के लिए पे बैक टू द सोसाइटी हमारे तरफ से है। ये देखा जाएगा जो होगा। शुक्रिया साथी, जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।